हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्य है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आपके एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दी हुई है। कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर टू द प्रोपोर्शन बिटवीन द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। यानी अगर जिसको हिंदी ने जो हिंदी में अगर मुझसे कहते हैं कि मैम आप हिंदी में पढ़ाओ, तो मैं एक्सप्लेन हिंदी में ही करती हूँ। तो आप इस चीज़ की चिंता मत करिए कि किस लैंग्वेज में जो है वो स्लाइड्स है। बस आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर सीधे से ये बताता है कि सपोज करिए कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। तो वो जो बिजनेस स्टार्ट तो करेंगे बेटा, लेकिन वो जो पैसा लगता है ना बिजनेस के अंदर, वो हमें कहाँ से लाना है। यानी सोर्सेस ऑफ फंड्स कहाँ से आएंगे। भाई बिजनेस का सोच तो लिया है, पैसा कहाँ से आएगा और किस प्रपोर्शन में आएगा, यानी किस अनुपात में आएगा। डेट ज्यादा होगा या इक्विटी ज्यादा होगी, ये होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। A financial manager choose the source of finance which include minimum risk as well as minimum cost of capital। कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर, कोई भी कंपनी जो भी बिजनेस स्टार्ट करेगा, वो सबसे पहले यही देखता है कि ऐसे फाइनेंस, ऐसी जगह से पैसा लिया जाए जहाँ रिस्क कम हो और खर्चा भी कम हो। ठीक है। आपको सिंपल भाषा में समझ में आ गया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल सा मतलब है पैसा उठाना, पर कहाँ से लेना, पैसे कौन से सोर्स से लेंगे, कर्जा लेके लेंगे या अपने दोस्तों से लिया जाएगा, ठीक है ना, या बाहर पब्लिक से पैसा लगवाया जाएगा, कैसे क्या है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन द रिस्क अज्यूम्ड बाय द फर्म। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किसके अंदर कितना रिस्क है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। वो उसको लागत भी देखनी पड़ेगी कि हम जहाँ से पैसा ले रहे हैं, तो बेटा फ्री में तो कोई चीज नहीं मिलती ना आपको। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिंपल सा मतलब यहाँ पे होता है, देखो आप कभी भी किसी से भी पैसा मांगने जाओगे, फ्री में आपको कोई नहीं देने वाला। बदले में जो कीमत आपको चुकानी पड़ती है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। इट अफेक्ट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। यानी सिंपल सी भाषा में बात करें तो इससे आपका पता चलता है कि आपके पास कितना लिक्विडिटी और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। यानी अगर लिक्विडिटी की बात करें, आपके पास इतना कैश है जो आप डेली खर्चा उससे पूरा कर सके, अपनी लाइबिलिटी पूरा कर सके। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी की बात बोली गई, यानी अगर आपके पास कल को नए मौके आते हैं तो आपके पास इतना एनफ कैश है उसको लेने के लिए, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। इट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ द ओनर ऑफ द फर्म। ये इसलिए बोला जाता है बेटा, देखो अगर आप डेट ज्यादा कर्जा पे कर्जा लेते जाओगे तो फिर आपके पास कैश कहाँ बचेगा, क्योंकि कर्जा ले तो लिया है, डेट उसका ब्याज भी तो आप चुकता करोगे, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता। तो ये आपको बड़े ध्यान से लेना पड़ेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करना पड़ेगा आपको बेस्ट वाला, कि डेट ज्यादा लेना है, इक्विटी लेना है, 50-50 लेना है, कितने रेशियो में लेना है। लास्ट था, इट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ द ओनर ऑफ द फर्म। अब आपको ये भी देखना है कि कहीं आप इतना ज्यादा इक्विटी ना कर दें कि सारा कब्जा जो है वो शेयर होल्डर ही कर लें आपकी कंपनी पे, इतना भी मत इक्विटी ले लेना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ती हैं, इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। फिर है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन कौन से फैक्टर है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है साइज ऑफ द बिजनेस। देखो बिल्कुल बिजनेस का साइज से फर्क तो पड़ता है। अगर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, सोचो उनको लोन कितनी इजिली मिल जाता है, लेकिन अगर अब मैं जाऊँ लेने, तो मुझे का कोई लोन देगा, कुछ भी नहीं देगा, वहां से भगा दिया जाएगा। ठीक है, तो वही वाली चीजें यहाँ पे बोली गई है कि जैसे आपने ऐड देखा होगा ना, टीवी में बहुत सारी ऐड आती है आजकल। आजकल अभी मैंने देखा है वो पिरामिल फाइनेंस करके एक ऐड आती है, जहाँ पे बोला जाता है कि छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं ना, जिनकी उनको हम लोन देंगे बिना कागजी चीजों के ना। तो आपने वो ऐड देखा होगा। एक बार एक चक्की का ऐड होता है जो कहते हैं कि चक्की तो बहुत अच्छी चलती है पर हमें कोई लोन नहीं देता। ऐसे ऑटो वाले का ऐड था उसमें। तो ठीक है, तो यही वाली बात है, छोटे छोटे लोगों को तो फिर लोन लेना बहुत डिफिकल्ट है। तो फर्क तो पड़ता है कि आपका साइज कैसा है बिजनेस का। दूसरा है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो बिजनेस फॉर्म, जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है आपका बिजनेस का कौन सा टाइप है। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप है, अकेले आप मालिक या मालकिन हो। प्रोप्राइटरशिप के बाद पार्टनरशिप है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हो। तो ये चीज देखनी पड़ेगी, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। या कंपनी बना रखी है आपने, ठीक है, तो इससे भी कैपिटल स्ट्रक्चर फर्क पड़ता है। अब अकेला आदमी कितना लोन कोई देगा उसको, अब बताओ, डेट नहीं ले सकता। एक अकेला आदमी इतना कर्ज तो नहीं ले पाएगा। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ही यही होता है कि आप ही ओनर हो। जैसे मेरा ब्यूटी पार्लर है तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, ठीक है, मेरा बिजनेस सोल प्रोप्राइटर, यानी मेरा है सब कुछ। तो पैसे भी मैं ही लगाऊंगी, प्रॉफिट भी मेरा, रिस्क भी मेरा। तो यानी इसमें फिर एक अकेला आदमी इतना डेट नहीं ले सकता। फिर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। ये भी देखा जाता है कि अगर आपकी अर्निंग बहुत अच्छी है, आपकी कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है, ठीक है, तो उसको फिर लोन इजिली से दे दिया जाता है।
ठीक है, अगर अनस्टेबल है, नुकसान में जा रही है, तो फिर आपको बैंक भी लोन नहीं देती। ठीक है, फिर है डिग्री ऑफ कंपटीशन। अगर हाई कंपटीशन है बेटा तो डेट लेना ज्यादा जरूरी नहीं होता। इतना कंपटीशन चल रहा है, अगर आप कर्जे में डूब गए तो वो ज्यादा खतरनाक है, इससे अच्छा तो आप इक्विटी ले लो। ये बताता है आपका कंपटीशन। क्रेडिट स्टैंडिंग, क्रेडिट स्टैंडिंग का मतलब होता है उधार से रिलेटेड। भाई ऐसी बहुत सारी ऐसी होती है जिनको उधार बहुत जल्दी मिलता है। जैसे अगर आप रिलायंस ले लो, अगर मुकेश अंबानी लेने जाएंगे क्रेडिट, तो उनको मैं क्या मिलेगा नहीं, मैं बहुत इजीली से उधार पे उनको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, फिर है स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। देखो स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल क्या होता है, जब आप शुरू शुरू में मार्केट के अंदर आते हो बेटा, तो शुरू शुरू के अंदर आप इतना सारा डेट नहीं ले सकते ना। आ जाओगे आप, कम आओगे, ठीक है, आप शुरुआत ही करिए, आपने पहले कर्ज ले लोगे क्या? नहीं मैम, इस टाइम पे तो इक्विटी ली जाएगी। ऐसे ही, लेकिन जब आप मेच्योर स्टेज पे आ जाते हो, स्टैब्लिश हो जाता है आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, आपकी कंपनी अच्छी तरीके से बन जाती है, तो आप डेट आराम से इजिली ले सकते हो। फिर है आपका स्टेट रेगुलेशन। देखो रेगुलेशंस क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे नियम कानून होते हैं जहाँ पे हमारी सरकार है ये नियम लगा देती है कि नहीं, आप इससे ज्यादा कर्जा नहीं ले सकते, आप इससे ज्यादा इक्विटी नहीं ले सकते, 10% से ज्यादा नहीं ले सकते, 20 से नहीं ले सकते, तो ये भी अफेक्ट करता है। फिर है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट वालों के भी बड़े एटीट्यूड है, यानी इसमें भी बहुत टाइप की कंपनीज होती है। एक तो होती है कंजर्वेटिज्म होती है, जैसे हम लोग की तरह, कुछ लोग, बहुत लोग होते हैं जो रिस्क लेने से बहुत डरते हैं कि नहीं नहीं भैया, हम तो बस सेफ रास्ते पे चलेंगे, हमें नहीं लेना रिस्क रिस्क। तो ये लोग बेचारे क्या होता है, रिस्क इनको लेना नहीं होता, इसलिए वो डेट लेते ही नहीं है। कुछ कुछ कंपनी होती है बड़ी हाई फाई टाइप होती है, अरे हम नहीं डरते रिस्क लेने से, जैसे लोग होते हैं ना, हम नहीं डरते रिस्क लेने से, चाहे देखा जाएगा, तो वो लोग डेट ले लेते हैं। फिर होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का सिंपल सा मतलब ये बोलता है कि आप सस्ते में लोन लेकर अपने इक्विटी शेयर होल्डर का फायदा करो। नहीं समझ में आया तो मैं समझा देती हूँ। देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का सिंपल सा मतलब ये होता है, पूरा पैसा कर्ज में मत लो। जैसे अगर मान लो मुझे 10 लाख का कर्ज चाहिए, मुझे 10 लाख चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो मैं पूरे 10 लाख अपने फ्रेंड से ना लेकर एक काम करती हूँ, 5 लाख अपने फ्रेंड से ले लेती हूँ, 5 लाख अपने बैंक से ले लेती हूँ, तो मुझे सस्ता पड़ेगा। ठीक है, पूरा मत लीजिए इक्विटी से, आधा लोन डेट लीजिए और आधा आप इक्विटी ले लीजिए। फिर होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये तो बिल्कुल आपका चेक किया जाएगा, बैंक बिल्कुल देखेगी कि आप भाई कितना इंटरेस्ट आप कमा रहे हो, कितना कवर कर रहे हो। अगर वो देखेगी कि भाई आप जो कमा रहे हो ना, वो तो 5-6 गुना, जितना आपने लोन लिया उससे तो 5-6 गुना आप कमा रहे हो, तो वो आपको इजिली फिर आपको लोन दे देती है। लास्ट है प्रॉपर मिक्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। देखो आपको दोनों चीजें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करनी होगी, डेट और इक्विटी। कहते हैं ना, सारे बास्केट एक सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखिए, ये आपने कहावत सुनी होगी, क्योंकि सारे अगर आप रखोगे तो अगर वो टूट गया, बास्केट छूट गई, तो वो सारे अंडे खराब हो जाएंगे, इसलिए उसको 50-50 करके रख लो। आधे डेट आधी इक्विटी, मतलब एक प्रॉपर अच्छे से मिक्स बना के आप रखिएगा तो फायदे में रहेगा। जैसे आप लोग स्टॉक मार्केट शेयर्स वगैरह में लगाते हो पैसे, अगर जो नहीं लगाते हैं, लगाते सबको पता है, मैं बता देती हूँ, उसमें भी यही होता है कि आप ना एक कंपनी पे सारा पैसा मत लगाओ, है ना। आप लोगों ने अगर जानते होंगे तो कैसे क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, एक कंपनी में लगा देते, डूब जाता है, फिर गए टाटा बाय बाय, है ना। लेकिन बहुत लोग जो दिमाग वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, कुछ कुछ कंपनी में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, अगर एक डूब जाएगी तो एक तो है ना प्रॉफिट देने के लिए, तो वो चीज यहाँ पर भूली गई है। कहते हैं ना, सारा पैसा अपनी तिजोरी में मत रखो, चोर आया ना तो सारा उठा के ले जाएगा। लेकिन अगर भाई कुछ पैसे आप अपने बेड के नीचे, कुछ पैसे मम्मी किचन में छुपा के रखती है, तो आपका कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा, है ना। ये चीज भूली गई है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे सोर्स होता है, एक तो याद रखिएगा लॉन्ग टर्म फाइनेंस यहाँ पर होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म का कोई लेना देना नहीं होता कैपिटल स्ट्रक्चर में। लॉन्ग टर्म फाइनेंस का इसके अंदर दो है, प्रोप्राइटर फंड और बोरोड फंड। प्रोप्राइटर फंड मतलब मालिक का पैसा, मालिक का पैसा, जैसे इक्विटी कैपिटल, आपके दोस्त ने शेयर खरीदा, अब वो शेयर होल्डर हो गया आपको, या आपने किसी को भी दिया, आपने शेयर्स बेचे, वो शेयर होल्डर है, मालिक का पैसा। ठीक है, एक प्रेफरेंस कैपिटल होता है, जो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, वो भी आपके मालिक बन जाते हैं। एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस, आपका आपका बचत, आपकी सेविंग्स, आपके बचे हुए पैसे आप लगा रहे हो, वो हो गया। और बोरोड फंड होता है मतलब मांगना जाकर उधार, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला डिबेंचर्स हो गए, बैंक में जाके लोन लेना हो गया, ये होते हैं आपके बोरोड फंड, जो मांगे हुए पैसे होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ पे आती है आपकी अप्रोचेस। अप्रोच आपकी 4 टाइप की होती है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, ट्रेडिशनल एंड एमएम, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। ठीक है, चलो इसको वन बाई वन पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले आता है नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच याद कर लीजिएगा, डेविड डूरन ने ही दी थी। इन्होंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट टू द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। इन अदर वर्ड्स, अ चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर विल लीड टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज वेल एज द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, डेविड डूरन सीधे ये बोलते हैं कि देखिए, अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंज लाते हैं, डेट इक्विटी के अंदर कोई भी आप चेंज लेकर आते हो, तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो कंपनी की वैल्यू है बेटा वो बढ़ जाएगी। कंपनी की वैल्यू बढ़ती है और आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी आपका जो खर्चा होता है वो कम होने लगता है। ठीक है, अब क्वेश्चन इसके एजम्पशंस पे भी आते हैं, तो एजम्पशन सबसे पहले याद रखिएगा कि यहाँ पे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता। दूसरा, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो आप
कर्ज लेते हो ना वो आपको सस्ता पड़ता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैम कर्जा कभी सस्ता कैसे हो सकता है। देखो कर्जा बिल्कुल सस्ता है अगर आप बाहर से, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाहर से पैसा लगाकर बिजनेस में लगाते हो तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, ना कि आप खुद का पैसा लगाओ या फिर इक्विटी अपने दोस्तों का पैसा लेके लगाओ, वो आपको नुकसान दे सकता है। कैसे मैम? देखिए कर्जा कैसे सस्ता हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो आपको बैंक मिनिमम 8% 9% इंटरेस्ट में कम से कम भी दे देती है आपको ब्याज, ठीक है, आपको आप इतने पे देना। लेकिन जो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, आपने अपने शेयर्स बेचे सपोज करिए किसी को भी, तो वो पता है 15 to 20% शेयर मांगता है मुनाफा, वो ज्यादा मांगता है। तो इसीलिए आपको डेट सस्ता है, बट रिस्की कौन है? डेट ही है। रिस्की है लेकिन सस्ता है डेट, ठीक है। साथ में बोला गया है ड्यू टू चेंज इन द लेवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट डू नॉट चेंज। ये दोनों चीजें चेंज नहीं होती। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ चार्ट के थ्रू, जिससे आपको ये अप्रोच बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो आप सबसे पहली लाइन बेटा यहाँ पे देख रहे हो, सबसे नीचे वाली लाइन देखो, तो सबसे नीचे वाली लाइन यहाँ पर दी हुई है डेट की। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि बेटा आप कितना भी लोन ले लीजिए, आप कितना भी लोन ले लीजिए, इसमें आपको इंटरेस्ट फिक्स ही देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने 10 करोड़ का लोन लिया तो आपसे ज्यादा ले लिया जाएगा इंटरेस्ट, है ना, या फिर आपने कम लिया है तो आपसे कम लिया जाएगा, नहीं, फिक्स रहता है। जैसे आप लोग एफडी कराते हो या जो भी आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है वो सेम ही रहता है ना, चाहे कितने पैसे भी बैंक में अकाउंट में डाल लो, सेम इंटरेस्ट देती है बैंक, तो वही चीज है, इसलिए ये कांस्टेंट है। फिर उसके बाद अगर मैं ऊपर वाली लाइन की बात करूँ, ये भी बेटा आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये भी आपका फिक्स रहता है। देखिए कितना आपको प्रॉफिट, कितना जो भी इक्विटी है आपका फिक्स रहता है कि हम तो भैया 10% ही लेंगे, 50% लेंगे। जो आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं वो भी, ऐसा नहीं है कि आपने ज्यादा डेट ले लिया तो वो मांगने लग जाएंगे कि हमें भी ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये जो बीच वाली लाइन देख रहे हो ना जो नीचे झुक रही है, ये बोल रही है जैसे जैसे आप डेट ज्यादा लोगे, जैसे जैसे आप डेट डेट यानी आपका कर्जा समझ लीजिए, जैसे जैसे आप डेट बाहर से लोगे ज्यादा ज्यादा, वैसे वैसे आपकी वैल्यू ऑफ फर्म जो है बेटा वो आपकी बढ़ेगी। और ये जो नीचे गिर रही है ना, ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर रही है, ठीक है, यानी आपका लागत का खर्चा वैसे वैसे कम होता हुआ चला जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया क्योंकि डेट सस्ता क्यों होता है, ठीक है, सस्ता इसलिए होता है आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, लेकिन अगर आप इक्विटी लेते हो तो बेटा वो परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, मुनाफा फिर आपको ज्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए कॉस्ट ऑफ डेट सस्ता होता है, ठीक है। तो ये यही ग्राफ बताया गया था बीच वाली लाइन, जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी वैल्यू तो फर्म की बढ़ती है, लेकिन आपकी जो ग्राफ देख रहे हो नीचे जा रहा है, इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट है वो बेटा बहुत ही कम होती चली जाती है, यानी आपका लागत का खर्चा बाहर से आपने पैसा उठाया है आपको कम ब्याज में देना पड़ेगा, यानी कम खर्चा लग रहा है, ठीक है, वो चीज ये ग्राफ बताता है। दूसरी अप्रोच है इसका उल्टा, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एकदम उल्टा है। ये भी डेविड डूरन ने दिया था, पर इन्होंने यहाँ बोला ये थ्योरी है इररिलेवेंट। पहली वाली थ्योरी थी रेलिवेंट यानी काम की है, अब ये है इररिलेवेंट, यानी इस थ्योरी में बोलते हैं टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट इक्विटी रेशियो। यहाँ पर ये बोला गया है चाहे आप कितना भी डेट ले लीजिए आपका कुछ भी बदला नहीं जाएगा, चाहे आप कितना भी डेट ले लीजिए ना आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदलेगा ना आपकी वैल्यू बढ़ेगी फर्म की। लेकिन पहले तो उन्होंने बोला था कि भाई अगर आप ज्यादा डेट लेते हो तो आपकी वैल्यू भी बढ़ती है और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है, लेकिन यहाँ पे तो ये उल्टा ही बोल रहे हैं, देख लो अपनी बातों से पलट गए खुद ही, है ना। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप ज्यादा डेट लेते हो तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्केट के अंदर, ये चीज यहाँ बोली गई है। अगर आप ये ग्राफ देखो ढंग से तो इस ग्राफ के नीचे देखो, इन्होंने नीचे नीचे बोला है डेट वाली लाइन, तो डेट वाली लाइन जो है ये बोल दी गई है कांस्टेंट है भाई, आप जितना भी लेते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट सेम ही रहेगा। बीच वाली लाइन जो इन्होंने दी हुई ये भी इन्होंने बोला है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपने जितना पैसा उठाया है वो भी आपका सेम ही खर्चा रहने वाला है, डेट ज्यादा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज पे। लेकिन जो ये आप ऊपर वाली लाइन देख रहे हो बेटा, ये ऊपर वाली लाइन बढ़ क्यों रही है, उन्होंने ये बोला है जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे बेटा रिस्की है, इसीलिए ये लाइन ऊपर बढ़ रही है। उन्होंने बोला आप जैसे जैसे कर्जा बढ़ाओगे कहीं ऐसा ना हो बेटा कि आपको नुकसान हो जाए, ज्यादा डेट लेना भी सही नहीं होता, उन्होंने ये चीज बोली है। बस उन्होंने ये बोला है कि मार्केट में और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आपकी वैल्यू में और आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई फर्क नहीं आने वाला, लेकिन आपका जो फर्क आने वाला है वो किस में आएगा, अगर आपने ज्यादा से ज्यादा डेट लिए बेटा तो कहीं ऐसा ना हो इक्विटी शेयर होल्डर डरने लगे, शेयर होल्डर ये बोले भाई ये तो कंपनी डुबा ना देंगे, अब तुम हमें और मुनाफा दो, हमें 15% लेते थे अब हमें 25 दो, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा है, तुम तो इतना डेट पे डेट ले जा रहे हो कंपनी। तो ये रिस्क यहाँ पे दिखा रहा है, इसीलिए ये लाइन ऊपर जा रही है, ठीक है। फिर आते हैं आपकी मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, इसकी दो अप्रोचेस होती है बेटा, ये जो है इसका क्या है ना, थोड़ा सा ऐसा है टैक्स के ऊपर ज्यादा है इसका। ये बोलता है कि यहाँ पे दो अप्रोच होती है, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा एक कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सबसे पहले ये बोलता है कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है तो नहीं है तो आपको एनआई वाली अप्रोच करनी पड़ेगी।
एनओआई वाली, ठीक है। यहाँ पर अगर टैक्स नहीं है, अगर टैक्स ले ही नहीं रहे हैं बेटा हम, तो हमें एनओआई वाली अप्रोच जो अभी मैंने आपको पढ़ाई है यही अप्रोच करनी पड़ेगी। अगर टैक्स नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप कितना भी डेट लेते रहो, कोई आपके मार्केट वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही चीज है। बस थोड़ा अजम्पशंस दिया हुआ है, कैपिटल मार्केट परफेक्ट होते हैं, यानी यहाँ पर मक्खन की तरह मार्केट है, आराम से इजिली से ट्रांजेक्शन करिए, रिस्क नहीं रहता है, सब कुछ परफेक्टली होता है। होमोजीनियस रिस्क है, यानी सब तरीके के अगर एक सेम टाइप की कंपनीज है बेटा तो उनके रिस्क नेचर सब सेम होंगे। एक्सपेक्टेशन अबाउट नेट ऑपरेटिंग इनकम, यानी आपको पता है कि आपको आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आपको पता है यहाँ से आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। 110% पे आउट रेशियो रहता है बेटा यहाँ पर, यानी जितना भी आप प्रॉफिट कमाते हो सब डिविडेंड के थ्रू आप इक्विटी शेयर होल्डर्स वगैरह को बांट देते हो, अपने पास कुछ बचा के नहीं रखते, और कोई टैक्स नहीं लगता। चलो ये तो हो गई एनआई अप्रोच, एनओआई वाली अभी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर बोला गया है कि बेटा एक चीज और देखो, यहाँ पे अगर हमारे पास टैक्सेस नहीं लगता है ना तो यहाँ पे एक आर्बिट्रेज प्रोसेस आता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू दिस थ्योरी वैल्यू ऑफ अ फर्म मस्ट बी कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ डिग्री ऑफ लेवरेज डेट इक्विटी रेशियो, दिस कैन बी जस्टिफाइड बाय आर्बिट्रेज प्रोसेस। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, क्यों फर्क नहीं पड़ता, अभी मैंने आपको तो बता दिया कि नहीं चेंज होगी आपकी वैल्यू, नहीं बढ़ा जाएगा कुछ भी, पर कैसे? देखो ऐसे होता है, इसके अंदर यहाँ पे खेल है, थोड़ा सा समझो। यहाँ पे दो कंपनीज होती है बेटा, एक डेट लेती है एक डेट नहीं लेती है, तो एक महंगी कंपनी होगी एक सस्ती होगी, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे तो रहेगी ना भाई, एक आपकी महंगी रहती है एक आपकी सस्ती रहेगी कंपनी। तो अब आप क्या करोगे, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, महंगी कंपनी के शेयर्स बेच देते हैं और सस्ती कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, तो हो गया बराबर। तो अब ये ऐसी वैल्यू कर देते हैं कि दोनों कंपनी बराबर आ जाती हैं, दोनों कंपनी क्या हो जाती है, बराबर आ जाती है, इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कंपनीज के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आर्बिट्रेज प्रोसेस इसके अंदर आ जाता है। महंगी वाली कंपनी के बेच दो और सस्ती वाली के खरीद लो, तो फिर दोनों कंपनियां आ जाएंगी बराबर पे आ जाएंगी, यानी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन अब आता है कि कॉर्पोरेट टैक्स मैम यहाँ पर है, कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो इसे बोला जाता है फिर तो फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। तो फिर तो वो पहला वाला यूज कर लो, एनआई अप्रोच, ठीक है। तो जिसमें क्या बोलते थे कि मैम फर्म की अगर आप डेट लेते हो ज्यादा से ज्यादा तो आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होता है, ठीक है। क्यों डिक्रीज होता है, देखो यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे ऐड करो। अगर आपने सपोज करो यहाँ पे बैंक से लोन लेते हो ना आप, लेकिन जब उसमें टैक्स लग जाता है ना तो वो और सस्ता हो जाता है। कैसे मैम सस्ता हो जाता है, देखो अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो सीधे आपसे 10% टैक्स ले लिया सरकार ने, ठीक है ना, तो सीधे आप 1 लाख पे 10% टैक्स दे दोगे। लेकिन अगर यहीं पे आपने लोन ले रखा है ना, सपोज करिए 1 लाख पे आपने 20,000 का लोन ले रखा है, तो सरकार कहेगी भैया लोन वाला अमाउंट काट कर जो पैसा बचता है उस पे आप टैक्स दे दो, तो देखो आपका टैक्स बच गया। तो दिस इज बिकॉज ऑफ बेनिफिट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो ये टैक्स की वजह से यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स फायदा करता है, क्योंकि अब देखो 1 लाख में से उन्होंने बोला आप अपना ब्याज वाला पैसा हटा दो, तो अगर आप 20,000 ब्याज दे रहे थे बेटा, तो 1 लाख में से 20,000 हटा दो, अब आप 80% पे 80,000 पे आप 10% टैक्स दोगे। तो अब सपोज करिए कि आपने 8,000 दे दिया, लेकिन अगर आप टैक्स नहीं ले रहे थे, यानी टैक्स नहीं था, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं था, तो आप 1 लाख पे 10% दे रहे थे, 10,000 दे रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आपने लोन ले लिया, डेट ले लिया, तो उन्होंने बोला कि आप अपने ब्याज के पैसे हटा दीजिए और फिर टैक्स दे दीजिए, तो ये तो सस्ता पड़ गया और सस्ता हो गया हमें तो 1 लाख में से आप अपने 20,000 ब्याज के हटा दो, 80,000 बचे, 80 का 10%, 8,000 देना पड़ेगा, 2,000 का मुनाफा। तो यहाँ पे इसलिए टैक्स बोला गया है क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट ऑफ टैक्स है, तो इससे सस्ता टैक्स हो गया, फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है। फिर होता है लास्ट आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। देखो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है मिड वे बिटवीन द नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। जो पहली आपको बताई थी मैंने नेट इनकम वाली, और जो दूसरी बताई थी नेट ऑपरेटिंग, उनके बीच का रास्ता है ट्रेडिशनल अप्रोच, इसलिए इसको इंटरमीडिएट अप्रोच बोलते हैं। यहाँ पर ये बोला जाता है इट टेस्ट दैट अ फर्म कैन इंक्रीज इट्स वैल्यू एंड रिड्यूस इट कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप टू अ पॉइंट, बट बियॉन्ड दैट पॉइंट यूज ऑफ फ्यूचर डेट विल नीड टू राइज इन एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी यहाँ पर ये बोला गया एट दैट पॉइंट कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमम। 3 स्टेज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कंपनी ने ये बोला गया है इस अप्रोच में कि ठीक है आप ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है आप डेट ले रहे हो, लेकिन एक पॉइंट तक ही डेट लेना, अगर उससे ऊपर गए या उससे ज्यादा लिया ना बेटा, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी जो कम हो रहा था ना वो इतना बढ़ जाएगा ना कि घाटे में जाओगे। यानी एक हद तक आप कर्जा ले सकते हो बेटा, अगर आपने ज्यादा लिया तो फिर खतरे की घंटी, ठीक है। उसी पॉइंट को कैपिटल ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसमें 3 स्टेज होते हैं बेटा। पहला स्टेज होता है एट दिस स्टेज, जहां पर आपका फाइनेंशियल लेवरेज जो है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या करता है, आप डेट लेते हो, आपका कैपिटल कम होता है, खर्चा कम होता है, वैल्यू बढ़ती है, तो फर्स्ट स्टेज पे बिल्कुल आपका सही है,
आप लो डेट, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेज 2 पे आते हैं बेटा, तो स्टेज 2 पे जब आप थोड़ा सा और डेट बढ़ा देते हो तो इससे फिर आप कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, आपका सेम ही रहता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सेम रहता है, फॉर्म भी सेम ही रहती है। और यही ये पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं ऑप्टिमम स्ट्रक्चर पॉइंट। यहाँ आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉर्म, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी आपकी फॉर्म, और ना ही इससे ज्यादा आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो पाएगी बेटा, यहीं पे लगा दो फुल स्टॉप। ये आपको समझ लो वार्निंग वाली स्टेज आ जाती है, ठीक है। और स्टेज 3 होती है बेटा, इंक्रीज इन डेट विल लीड टू इंक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आप इससे ऊपर गए तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएंगे खतरे में कि आपने इतना लोन ले लिया है, बैंक भी आपको रेट बढ़ा देगी इंटरेस्ट का। बैंक बोलेगी भाई कर्जे में हो चुका है, और दो तुम इंटरेस्ट, अब इससे काम नहीं चलेगा, अगर आप कुछ आगे पैसा लेते हो तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ा देगी। इक्विटी शेयर होल्डर बेचारे कहेंगे अब हमको डबल ट्रिपल चाहिए, तुम तो बेटा लॉस में हो गए, हमें भी डुबा दोगे, ठीक है। ये स्टेज देखो, तो फर्स्ट स्टेज बिल्कुल ठीक है, आपको फायदा रहेगा। सेकेंड स्टेज जो रहेगा सेम रहेगा, चेंज नहीं रहता, सेम ही हो जाता है, बस बोल देते हैं बेटा यहाँ फुल स्टॉप लगा दो। थर्ड स्टेज में देखो चीजें बढ़ गई ना, ये देखो ऊपर एकदम से बढ़ गई, यानी अब आपका खर्चा डबल ट्रिपल, आप रिस्क की पे डेंजर वाली चीजों में आप घुस चुके हो, तो ये आपको नहीं करना है, ये ट्रेडिशनल बताती है। फिर आता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज कैपिटल स्ट्रक्चर एट विच मार्केट वैल्यू पर शेयर आपकी मैक्सिमम रहेगी, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा इसी पॉइंट पे रहने वाली है, और आपका जो खर्चा है वो इसी पॉइंट पे सबसे कम होने वाला है। अगर इससे बढ़ा दिया तो फिर आप गए, ठीक है। इसके बाद क्वालिटी यहाँ पे पूछ लिया जाता है कभी कभी, फीचर साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए बेटा, सिंपल होना चाहिए। ये नहीं पता चला सबसे भीड़ भाड़ कर लिया आपने, कहाँ से लोन लिया है, कहाँ से आपने कर लिया, इतना नहीं, सिंपल रखो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है बेटा, आपका ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कल को अगर आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट हो तो आपके पास इतना प्रॉफिट मिनिमम आपने बचा रखा हो कि आप अपना डेट भी पूरा चुका दो और आपके पास पैसे हो ताकि आप अपने नया प्रोजेक्ट इन्वेस्ट कर सको। मिनिमम रिस्क रखिएगा, बिल्कुल एक पॉइंट तक लीजिएगा, है ना, इससे ज्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो रिस्की हो जाएगा। मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल रखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला डेट यहाँ तक ही लीजिएगा, जब तक आपका खर्चा कम चल रहा हो तब तक ही लो। सफिशिएंट लिक्विडिटी होनी चाहिए, इतना आपके हाथ में कैश होना चाहिए कि आप अपने खर्चे पूरे कर सको, ये नहीं पता चला कुछ है ही नहीं हाथों में। रिटेनिंग कंट्रोल, इतना मत दे देना किसी को कि सारा कंट्रोल कोई और ले ले, आपके हाथ से छूट जाए, इतनी इक्विटी मत देना किसी को, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा ये देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, बैंक आपको लोन लेते टाइम कुछ कंडीशंस रख देती है कि 5 साल के अंदर अंदर आपने नहीं दिया तो आपको तिगुना जुर्माना देना पड़ेगा, या आपको ये करना पड़ेगा, शर्त नहीं लेनी है किसी भी तरीके की आपको, ठीक है। तो ये सारे होते हैं क्वालिटी ऑफ अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो चलिए, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।